ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इससे पहले पार्ट में हमने कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की फॉर्मल डेफिनेशन देखी और डोमेन, वैल्यूज, वेरिएबल्स, कंस्ट्रेंट्स किसी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट की जाती है किया जाता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमने देखी और कैसे CSP को हम कंस्ट्रेंट ग्राफ की सूरत में बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन का क्या मतलब है, जिसको समटाइम्स इन्फ्रेंस इन CSPs भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग बिफोर स्टार्टिंग द रियल सर्च इन अ स्पेस, स्टेट स्पेस, ठीक है। इन रेगुलर स्टेट स्पेसेज algorithm can do only one thing search। तो नॉर्मली जो रेगुलर स्टेट स्पेस होता है जहाँ पे इन्फ्रेंस वाली बातें नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट्स और स्टेट्स के बीच प्रोपेगेशन एंड फर्स्ट स्टेट सम एक्शन अदर स्टेट, ठीक है। इन दिस केस स्टेट कंस्ट्रेंट अदर स्टेट, ठीक है। तो ये इसको रेगुलर सर्च पे गया, इसमें हम सर्च करते हैं कि यार ये जैसे कलरिंग एग्जांपल देखें तो ये कलर करने के बाद ये स्टेट आ गया। अब इस स्टेट को हम स्टेट में इस वेरिएबल को ये कलर देंगे तो ये स्टेट आ गया है, ठीक है। तो हम सर्च कर रहे होते हैं। CSPs में जो है वो तो CSPs में हमारे पास चॉइस होता है। एक हम रेगुलर स्पेस स्ट्रेट स्पेस में जिस तरह सर्चिंग होती है वैसी भी हम करते हैं, और ज़ाहिर बात है कि ये हमने सोल्यूशन ही फाइंड करना है तो वो सर्चिंग भी होती है। और साथ में हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्रेंस जिसे कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन कहते हैं वो भी या तो सर्च से पहले करते हैं या सर्च के साथ साथ होता है, ठीक है। तो कि ये क्या है, इन्फ्रेंस क्या है या कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन क्या होती है, ये भी हम समझते हैं। सो कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन रिपीटेडली इन्फोर्सेस कंस्ट्रेंट्स लोकली। ये लोकल कंस्ट्रेंट्स ये इन्फोर्स करता है। वो कैसे कि ये दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशंस देख रहे होते हैं और उन रिलेशंस की कंपैरिजन करता है कंस्ट्रेंट के साथ कि कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक तो ग्लोबल कंस्ट्रेंट को हम देख रहे होते हैं, एक लोकली कंस्ट्रेंट की प्रोपेगेशन आपस में होती है जो कि सर्च रेगुलर सर्च से पहले ये काम हो रहा होता है। कैसे? पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड चेकिंग का क्या मतलब है या हम कैसे फॉरवर्ड चेकिंग करते हैं जब CSP। तो दिस फॉरवर्ड चेकिंग इज बेसिकली रेगुलर स्टेट स्पेस सर्च। देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ सकता है और कैसे इन्फ्रेंस से या कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन से उस मसले को हम ओवरकम कर सकते हैं। सो कीप ट्रैक ऑफ रिमेनिंग लीगल वैल्यूज फॉर अनअसाइंड वेरिएबल्स। तो जो अनअसाइंड वेरिएबल कीप ट्रैकिंग में हम ये करते हैं कि हम फॉरवर्ड चेकिंग में हम ये करते हैं कि जो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन नहीं हुई, ठीक है, उनके लिए लीगल वैल्यूज का सेट अपने पास सकते हैं, जिसमें ये वैल्यू आ सकती है, इसमें ये आ सकती है, और इस तरह की प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। टर्मिनेट सच सर्च व्हेन एनी वेरिएबल हैज़ नो लीगल वैल्यूज। तो अगर किसी वेरिएबल के लिए भी लीगल वैल्यूज हमारे पास ना है, ठीक है, तो हम सर्च को टर्मिनेट कर देते हैं। या अगर कंप्लीट हो जाए, सारों को वैल्यूज मिल जाए, ठीक है, तो तब भी सर्च कंप्लीट हो जाती है। तो इसको ये जो इन्फ्रेंस है इसको एज ए प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसिंग स्टेप भी यूज़ किया जाता है। पहले फॉरवर्ड चेकिंग देखते हैं। तो दिस इज मैप, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं ऑफ स्टेट्स। इनिशियली हर वेरिएबल को 3 में से कोई एक कलर हम दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने WA को रेड कलर दे दिया। अब WA जो है वो अटैच है NT के साथ। सो जब इसको रेड मिल गया है तो अब इसको रेड नहीं मिल सकता, ये फिर कन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह WA इसका भी अटैच है तो इसको भी रेड नहीं मिल सकता। हम आगे अब गए, ठीक है, और हमने Q को दे दिया है ग्रीन कलर। सो Q को जब ग्रीन कलर दे दिया है, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये चूंकि अटैच है Q के साथ तो ये ग्रीन कलर
नहीं आ सकता इसके। और इस तरह ये भी अटैच है क्यू के साथ, तो इसमें भी ग्रीन कलर नहीं आ सकता। एस से भी अटैच है क्यू के साथ, तो उसमें भी ग्रीन कलर नहीं आ सकता। ठीक है, इसके बाद हमने कलर दे दिया है वी को ब्लू। ठीक है, सो जब वी को हमने ब्लू कलर दे दिया है इसको, तो क्या हुआ कि यहाँ से ब्लू कलर जो है, चूंकि ये इसका अटैच है, तो यहाँ से ब्लू कलर गायब हो गया है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से भी ब्लू कलर गायब हो गया है, क्योंकि ये इसका अटैच है। जब इसको ब्लू मिल गया है, तो इसको ब्लू नहीं मिल सकता। ठीक है, सो ओके, और दिस इज नथिंग बट अ रिपीटिशन ऑफ दिस। ठीक है, सो ये 3 बेसिक स्टेट्स हैं। तो अब क्या हो गया जी, यहाँ पे पहुँच के अब इस वेरिएबल को आप कोई भी कलर नहीं दे सकते। ना आप इसको ग्रीन दे सकते हैं, ना आप इसको रेड दे सकते हैं, आप इसको ब्लू दे सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड चेकिंग में ऐसे स्टेप पे पहुँच गए हैं जहाँ से अब सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस स्टेप के साथ। तो क्या हुआ, आप जो है अगर शुरू में इन्फरेंस डाल देते हैं, ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस फॉरवर्ड चेकिंग, ठीक है, तो क्या होता कि बल्कि दिस फॉरवर्ड चेकिंग इज बेसिकली ये अपने अंदर कॉन्स्ट्रेंट प्रोपेगेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है। कैसे? अच्छा, कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन जो है वो 3 तरह की हो सकती है: नोड कंसिस्टेंसी, आर्क कंसिस्टेंसी, पाथ कंसिस्टेंसी। तो जब हम फॉरवर्ड चेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो साथ में क्या कर रहे होते हैं, साथ में ये कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन भी हो रही होती है। सो ये कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन 3 तरीके से हो सकती हैं: नोड कंसिस्टेंसी, आर्क कंसिस्टेंसी, पाथ कंसिस्टेंसी। पहले देखिए नोड कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है। A single variable is not consistent if all the values in the variable's domain satisfy the variable's unary constraint. तो सिंगल वेरिएबल तब नॉट कंसिस्टेंट होगा जब इसके डोमेन में जितने भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो इसके यूनरी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कलरिंग मैप कलरिंग एग्जांपल में डोमेन में रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 कलर्स हैं, ये फुल डोमेन। अभी हमने एक और कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि एस ए जो है वहाँ के लोग ग्रीन कलर को डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो हमने इस ए को जो है वो ग्रीन कलर नहीं देना, दो के डोमेन में है, लेकिन इस ए को हमने ग्रीन कलर नहीं देना। तो इस ए का डोमेन जो है वो क्या हो गया है, वो श्रिंक हो गया है। वो रेड और ब्लू सिर्फ ये 2 कलर उसमें रह गए। ठीक है, तो अब अगर एस ए को जितने भी एस ए जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ अगर इसको रेड और ब्लू वैल्यू आपने दी है, दोनों में से कोई एक वैल्यू, तो ये वेरिएबल इसके ऊपर जो यूनिक कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट वही है ना कि कौन सी वैल्यू असाइन हो। ठीक है, उसमें एक ही वेरिएबल है कि एस ए को कौन सी वैल्यू असाइन हो। तो अगर वो डोमेन के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो यूनिक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें, तो हम कहेंगे ये जो वेरिएबल है ये नॉट, या ये जो वेरिएबल है ये नॉट कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर। सो अगर सारे वेरिएबल्स इनसाइड दी स्टेट जो है वो नॉट कंसिस्टेंट है, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो बन रहा है इसे हम कहेंगे ये नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट में हम यूनिरी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना जो है वो इंश्योर करते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो आर कंसिस्टेंसी, तो ये जो चीज़ है ये हो रही थी उसमें जो हम फॉरवर्ड चेकिंग कर रहे थे, वहाँ पे आर कंसिस्टेंसी और नोट कंसिस्टेंसी सब कुछ ये चेक हो रही होती हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोपेगेशन मेक्स ईच आर कंसिस्टेंट। तो आर कंसिस्टेंट क्या मतलब है, एक्स और वाई जो है इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज सम अलाउड वाई। ठीक है, तो दो वेरिएबल की आपस में बाइनरी कंस्ट्रेंट है, तो x की खास वैल्यू के लिए y की खास वैल्यू होगी, नहीं है तो फिर ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये आर्क जो x और y के बीच रिलेशन है ये कंसिस्टेंट नहीं, ये आर्क कंसिस्टेंट नहीं है। इफ x लूजेस अ वैल्यू, नाइबर्स ऑफ x नीड्स टू बी रीचेक्ड। अगर x के अंदर कोई वैल्यू आप निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू नहीं आ सकती, तो
फिर आपने x के जो नेबर है, ठीक है, उसमें भी वो वैल्यू क्योंकि x से निकल गई है, ठीक है, तो उसकी भी जो वैल्यू थी उधर y में वो भी आप निकाल देंगे ताकि ये आर्क या दोनों का रिलेशन है, बाई रिलेशन, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। आर्क कंसिस्टेंसी डिटेक्ट्स फेलियर अर्लियर देन फॉरवर्ड चेकिंग। अच्छा, तो ये फॉरवर्ड चेकिंग से अर्लियर जो है हमें जिस तरह फॉरवर्ड चेकिंग में हमें लास्ट में पता चल गया था ना कि आप ये कलर नहीं दे सकते, ये कलर नहीं दे सकते। सो आर्क कंसिस्टेंसी जो है वो फॉरवर्ड चेकिंग से पहले हमें बता देता है कि आया सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखा था कि यहाँ पे भी आर्क कंसिस्टेंसी काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आके हमें सोल्यूशन पता चल जाता है कि यार ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। आर कंसिस्टेंसी में हमें फर्स्ट स्टेप में पता चल जाता है कि ये हम इतनी प्रोपेगेशन नहीं करते, ठीक है, जो यहाँ पे कर रहे हैं ये फॉरवर्ड चेकिंग इतना प्रोलॉन्ग नहीं जाता। सो ये आर कंसिस्टेंसी अभी आपको पता चलेगी ये एग्जाम्पल कैसी है। तो ओके, देखिए हमने क्या किया, हमने इसको कलर दे दिया है रेड, डब्ल्यू ए को, क्यू को कलर दे दिया है ग्रीन, ठीक है। ये खास स्टेट पे हम आर कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट हुई हुई। अब देखें ये बाकी अभी इनको अभी हमने कलर नहीं किया, हम आर कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। सो जब आपने डब्ल्यू ए को दे दिया है रेड, इसको दे दिया है ग्रीन, ठीक है, अब आप एस ए और एन एस डब्ल्यू ये दोनों आपस में के बीच आर्क बना हुआ है, ठीक है। तो एस के अंदर, एस ए के अंदर ब्लू है, ठीक है, तो ये एक्स है। तो इसके लिए जो वाई है, वाई के अंदर ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ये बात है। इफ एक्स लूजेस वैल्यू नेबर ऑफ एक्स नीड्स टू बी रीचेक्ड, ठीक है, तो ये रीचेकिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे रीचेकिंग दोबारा होगी, हम देखेंगे। तो क्या हुआ कि ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो वाई के अंदर ब्लू है ये हमें हटाना होगा, तब ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट बनेंगे, क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है एक कंस्ट्रेंट को, तो ये हमने इधर से हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ रेड रह गया है, ठीक है। जब आपने यहाँ से ब्लू हटा दिया है, ठीक है, तो अब एस ए के साथ या एन एस डब्ल्यू के साथ अटैच है वी, तो अब आपने वी को भी चेक करना है। जब यहाँ पे सिर्फ रेड रह गया है तो वी के अंदर भी अब रेड नहीं आ सकता, तो हमने वी के अंदर से भी रेड को निकाल देना है, ठीक है। और जब यहाँ पे सिर्फ ब्लू रह गया है, ठीक है, और एन टी में ब्लू है, ये दोनों आपस में अटैच है, लिहाजा एस ए से हमें ब्लू को निकालना होगा, ठीक है। तो जब हम ये निकालेंगे एस ए से तो एस एम्प्टी रह जाएगा, और तो ये यहाँ पे हम फॉरवर्ड, यहाँ पे हम असाइनमेंट, कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट नहीं हुई, यहाँ पे तो असाइनमेंट्स हो रही है ना, आप यहाँ पे देखिए कलर्स हम डाल रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं। यहाँ पे असाइनमेंट से पहले, फॉरवर्ड चेकिंग से पहले हमें पता चल गया कि ना ये ऐसे जो है वो एम्प्टी रहेगा, देयर इज़ नो नीड टू कलर ब्लू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सो ये कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन जो है ये हमें, चाहे वो नोड कंसिस्टेंसी हो चाहे वो आर कंसिस्टेंसी हो, ये हमें फॉरवर्ड चेकिंग से पहले इन्फॉर्म कर देते कि वेदर दिस की जो सीरीज अभी जा रही है इस तरफ कलरिंग कर रहे हैं, क्या इसके एंड में सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हमें ये एक स्कीम जो है जो हमने पहले रेड दिया था फिर ग्रीन, ये हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये आर कंसिस्टेंसी है और इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन। अच्छा, कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन के लिए जो आर कंसिस्टेंसी के लिए जो एल्गोरिथम है, जो कि फेमस एल्गोरिथम है, उसको कहते हैं AC3, आर कंसिस्टेंसी 3 एल्गोरिथम, ठीक है। ये कैसे काम करता है ये अभी इस कोड के अंदर समझते हैं। सबसे पहले इस एल्गोरिथम को CSP का जो प्रॉब्लम है इसका सेटअप दिया जाता है, और ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा अगर इनकन्सिस्टेंसी फाउंड हो गई है, ठीक है। अदरवाइज आपको ट्रू कर देगा कि हाँ ये पर्टिकुलर अभी जो करंट आपने असाइनमेंट की है ये कंसिस्टेंट है, आगे अब आप प्रोपेगेट करें। इनपुट जो है वो CSP है, बाइनरी CSP से मतलब दो
हर कंस्ट्रेंट के अंदर 2 वेरिएबल्स पार्टिसिपेट करेंगे। एक लोकल वेरिएबल है जिसको क्यू, ये सही बात है कि CSP में तो ऑर्डर ऑफ नोड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, या वैल्यूज़ मतलब ऑर्डर ऑफ नोड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूज़ आप कौन सी दे रहे हैं किस नोड को, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। सो लिहाजा ये लिस्ट यूज़ होती है, लिस्ट भी हो सकती है। सो इनिशियली CSP के जितने भी आर्क्स हैं, जितने भी 2 एडजेसेंट नोड्स हैं, वो सारे के सारे आप इस क्यू में डाल दें। आपने क्या कर दिया, आपने क्यू से पहला कंस्ट्रेंट उठा दिया है, ठीक है, या पहला आर्क डाल दिया। सो आर्क में 2 वेरिएबल्स हैं, xi और xj। अब आप CSP ये xi और j जो है ये इस रिवाइज को सेंड कर दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवाइज हमें ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अगर हमें xi के डोमेन को रिवाइज करना पड़ा, नहीं तो ये हमें रिटर्न करता है फॉल्स, ठीक है, ओके। सो रिवाइज्ड में हमने एक वेरिएबल इसमें हमने फॉल्स डाल दिया। फॉर ईच x एंड di, जो x का डोमेन है d, उसमें हर एक वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ चेक करेंगे। इफ नो वैल्यू y एंड dj allows xy to satisfy the constraint between xi and xj, अगर y के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस x के लिए इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें, तो आप क्या करें, x से ये वैल्यू निकालें, ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे डिलीट कर रहे थे ना, यहाँ से चीज़ें डिलीट कर रहे थे, तो अब इसके लिए यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये जो ब्लू वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y के अंदर कोई वैल्यू नहीं है जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे जब ब्लू था तो यहाँ पे रेड जो है, रेड जो x है ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस ब्लू के लिए ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो जो कंस्ट्रेंट है x और y के बीच के दोनों आपस में डिफरेंट कलर्स के हो वो सेटिस्फाई करें, तो इसलिए हमें x से ये चीज़ निकालनी होगी, ठीक है। अगर आप इन दोनों का देखें तो आप इस ब्लू में, अगर ब्लू पे आप आए तो यहाँ पे रेड है, ग्रीन है जो कि सेटिस्फाई कर सकते हैं, अगर आप रेड पे आए तो यहाँ पे ग्रीन है और ब्लू है, सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ से ब्लू नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लू यहाँ से निकालना होगा, तो ये वो स्टेप है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप di से x को डिलीट कर रहे हैं। इस तरह वो तमाम जिनके लिए कन्फ्लिक्ट है वो सारे डिलीट करके di जो डोमेन है वो क्या हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आप रिवाइज को जब ट्रू करते हैं तो यहाँ पे आता है ट्रू कि हाँ रिवाइज हो चुका है, di में चेंजेस हो चुकी है। देन इफ साइज ऑफ di इज 0, अगर ये डिलीशन के बाद di सारा का सारा खत्म हो गया, जिस तरह इस केस में हो गया, यहाँ पे एम्प्टी हो गया, तो अब क्या करें, रिटर्न फॉल्स है, कोई कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी फाउंड हो गई है, ठीक है, और सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये नहीं है, फॉर ईच एक्स के इन एक्स आई नेबर्स माइनस जे एक्स जे, अच्छा एक्स जे के साथ तो चेकिंग हो गई है, ठीक है, कि वो एक्स जे के साथ कंसिस्टेंट है। एक्स जे जितने भी नेबर्स हैं, अब एक्स के डोमेन में चेंज आ गई है ना, तो एक्स के जितने भी नेबर्स हैं एक्स आई के एक्स जे को निकाल के, क्योंकि उसका तो कंसिस्टेंसी चेक हो गई, आप क्या करें, उन सब को आप, अगर वो पहले से क्यू से निकल चुके हैं, ठीक है, उनको दोबारा ऐड कर दें एक्स के और एक्स आई, ताकि दोबारा चेक हो कि अब एक्स के डोमेन में चेंजेस आ गई हैं, तो क्या एक्स के जो एक्स आई के साथ कंस्ट्रेंट में है क्या उनके सेट पर कोई असर पड़ा है, ठीक है, चेंजेस आई कि नहीं आई, तो वो दोबारा क्यू में डाले तो दोबारा उनकी कंसिस्टेंसी चेक हो, ये काम चलता रहता है। और एंड पे हमें ये देता है कि अगर इनकंसिस्टेंसी फाउंड होगी तो ये फॉल्स देता है, जो कि इस केस में हमें देगा, अदरवाइज ये ट्रू देता है कि ये आर कंसिस्टेंट है, जो कि करंट सेटअप है। अब आगे जाएं और असाइनमेंट करते जाएं। क्लियर, ओके, ये दो चीज़ थी, आर कंसिस्टेंसी, नोड कंसिस्टेंसी। आर कंसिस्टेंसी के हमने एल्गोरिथम भी देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाथ कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है।
और ये कहाँ पे यूज़ होता है। सो आपने आर कंसिस्टेंसी की एग्जाम्पल देखी और नोट की। लेट्स से हम अब मैप की कलरिंग कर रहे हैं, मैप को कलर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास 2 कलर्स हैं, 3 नहीं, वो हमने 3 कलर से एक कलर हटा दिया है, ब्लू कर दिया है और ग्रीन कर दिया है, ठीक है। या आप कह लेंगे कोई भी 2 कलर्स कर दिए हैं, क्लियर। सो एवरी आर्क इज कंसिस्टेंट इनिशियली। अच्छा, इनिशियली हर आर्क जो है वो कंसिस्टेंट होगा, कैसे? ईच कैन बी रेड विद ब्लू एट अदर एंड, ठीक है। तो सारे इंडिविजुअली हर एक आर्क जो है वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि 2 कलर्स आपके पास हैं और बाइनरी कंस्ट्रेंट है सारे। तो अगर आप एक्स आई को रेड देते हैं तो एक्स जे को ब्लू दें हर जगह पे, तो सारे इनिशियली कंसिस्टेंट होंगे सारे कंस्ट्रेंट्स, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं होगा प्रॉब्लम का, ठीक है। Because there is no solution to the problem because W, A, N, T and S, A are all touch each other. We need at least 3 colors for them. लेकिन सोल्यूशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, देखें ये सारे आपस में कनेक्ट है। तो अगर आप इसको रेड देते हैं, इसको ब्लू देते हैं, ये आपस में तो कंसिस्टेंट है, ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। अगर आप इसको ब्लू रेड देते हैं, लेकिन ये दोनों फिर आपस में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे आपने ब्लू, यहाँ पे आपने ब्लू दे दिया, ये दोनों कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों भी है, लेकिन सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। कि हर एक जो है वो डिफरेंट कलर्स, दो और दो एडजेसेंट आपस में सेम कलर ना हो, ठीक है। क्योंकि कलर्स ही दो हैं और ये तो कलर्स दो हैं, तो ये जो आपको प्रॉब्लम गिवन है, ऐसा हो इसलिए दो कलर से आप इन कंस्ट्रेंट के साथ ये इसका सोल्यूशन निकाल दें, तो फिर क्या होगा? वी नीड एटलीस्ट 3 कलर्स फॉर देम अलोन। तो हमें 3 कलर्स चाहिए कि हम इन प्रॉब्लम्स को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। टू मेक प्रोग्रेस ऑन सच प्रॉब्लम्स अ स्ट्रॉन्गर नोशन ऑफ पाथ कंसिस्टेंसी इज यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे पाथ कंसिस्टेंसी देखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स में पाथ कंसिस्टेंसी देखी जाती है, इसमें लेट्स से सो ये यहाँ पे आपने यहाँ देखें, यहाँ पे ये सारे अगर आप इनको डिफरेंट कलर्स दें कंस्ट्रेंट, ये मैं यहाँ पे अगर हमें नजर आए ये कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अगर हम दो, आपके पास 2 कलर्स हैं, कंस्ट्रेंट्स भी बाइनरी हैं, तो ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि इनिशियली ये सारे ट्रू होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि देखें इन दोनों में यहाँ पे अगर ग्रीन है तो ब्लू होगा, ब्लू है तो ग्रीन होगा, ठीक है। 2 कलर से भी ये सारे के सारे आपको कंसिस्टेंट नजर आएंगे, लेकिन होगा क्या? प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इन सबको आपको यूनिकली कलर नहीं कर सकते, या जो कंस्ट्रेंट गिवन है कि दो आपस में, दो एडजेसेंट के आपस में सिमिलर कलर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट आपको इनिशियली सारे कंस्ट्रेंट नजर आएंगे कि दोनों डिफरेंट कलर्स के होंगे, लेकिन सोल्यूशन क्योंकि जब आप इनको कंबाइन करते हैं इस मैप में तो फिर क्या होगा? सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, ठीक है। फिर होगा ये कि प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा। अच्छा, सो इस किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए फिर हम, या ये सारे आर कंसिस्टेंट तो हैं लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो फिर हम पाथ कंसिस्टेंसी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अच्छा, उसमें 3 वेरिएबल्स, फिर वो बाइनरी कंस्ट्रेंट नहीं, वो उसको हम, उस बाइनरी कंस्ट्रेंट को हम ट्रिजरी कंस्ट्रेंट बना दें। कैसे? A two variable set xi or xj is path consistent with respect to a third variable xm if for every assignment xi is equal to a, xj is equal to b, consistent। अच्छा, दो वैल्यूज कोई भी जो इन दोनों को असाइन हो जाए, ये कंसिस्टेंट रहेंगे विद द
कंस्ट्रेंट ऑन एक्स आई एक्स जे, ठीक है। आपने इस दोनों कंस्ट्रेंट की बिना पर जो वैल्यूज दी हैं वो कंसिस्टेंट है विद द कंस्ट्रेंट ऑन बोथ द वेरिएबल्स। देयर इज एन असाइनमेंट टू एक्स एम दैट सेटिस्फाइज द कंस्ट्रेंट ऑन एक्स आई एक्स एम एक्स जे, ठीक है। तो ऐसी असाइनमेंट मौजूद होगी थर्ड वेरिएबल एक्स एम के लिए, ठीक है, कि वो इन दोनों वो जो वैल्यू है एक्स एम के लिए वो एक्स आई के साथ भी कंसिस्टेंट होगी और एक्स एम के साथ भी कंसिस्टेंट होगी। तो एक ये अगर आप इनकॉर्पोरेट कर दें तो फिर ये क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। यहाँ पे आर कंसिस्टेंसी तो है लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं आ रहा। अब अगर आप पाथ कंसिस्टेंसी इनकॉर्पोरेट कर दें, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आर कंसिस्टेंसी होने के बावजूद यहाँ पे पाथ कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा। जब आप पाथ कंसिस्टेंसी इनकॉर्पोरेट कर दें तो फिर आपके पास सोल्यूशन आएगा, जिसमें वो आप कह सकते हैं कि इसको नाम दिया जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना, कि नो transitive. If x is equal to, let's say, y and y is equal to z, then x is equal to z, ठीक है, क्लियर। सो अगर दो वेरिएबल्स हैं आपस में ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो हमने सिर्फ इनको कहते हैं आर कंसिस्टेंसी ना, हमने सिर्फ आर कंसिस्टेंसी को नहीं देखना, हमने फिर पाथ कंसिस्टेंसी को देखना कि ये दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के साथ इंडिविजुअली भी कंसिस्टेंट हो, फिर हम कहेंगे ये पाथ कंसिस्टेंट, ठीक है। सो अगर वन कंसिस्टेंसी हो उसको हम कहते हैं नॉट कंसिस्टेंट, जहाँ पे एक वेरिएबल उसकी हम उसके वैल्यू के साथ कंसिस्टेंसी देखते हैं। टू कंसिस्टेंसी इसमें दो वेरिएबल्स हैं उसको हम कहते हैं आर कंसिस्टेंसी। थ्री कंसिस्टेंसी में तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व उसको कहते हैं पाथ कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो ये पाथ कंसिस्टेंसी की एग्जांपल आपको दी गई। ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे आप लग रहा होगा कि आर कंसिस्टेंसी तो है लेकिन फिर भी आपके पास सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। सो देन यू नीड टू चेक थ्री टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी, पाथ कंसिस्टेंसी एंड आर कंसिस्टेंसी, एंड आर कंसिस्टेंसी एंड देन नॉट कंसिस्टेंसी। ये तीनों अगर हो तो फिर आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है। सो ये इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने पहले देखा कि कैसे फॉरवर्ड चेकिंग से जो है वो टाइम वेस्ट होता है और एंड पे जाके हमें पता चलता है कि ये जो कलरिंग जिस ऑर्डर में हमने की है ये इसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर हम जिसको कहते हैं कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन हम पहले से करें, ठीक है, जिसमें आर कंसिस्टेंसी, नोड कंसिस्टेंसी और पाथ कंसिस्टेंसी हम पहले चेक करें, जो कि काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग स्टेप है बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल फॉरवर्ड चेकिंग, ठीक है। तो हम क्विकली बिफोर स्टार्टिंग फॉरवर्ड चेकिंग हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आया ये जो हमने अभी इनिशियली पार्शियल असाइनमेंट की है तो ये हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। सो इसमें इस लेक्चर में हमने और इसी को इस कांस्टेंट प्रोपेगेशन को इन्फ्रेंस इन CSPs भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चेकिंग से पहले इन्फ्रेंस को इनकॉर्पोरेट कर दें तो हम टाइम वेस्टेज से बच सकते हैं और बड़ा क्विकली हमें पता चल जाता है कि हमारी ये जो अभी करंट मूव है, ठीक है, कि ये हमें किसी कंसिस्टेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो हम अगर नहीं है तो हम बैक ट्रैक हो सकते हैं और हम किसी कोई और ऑर्डर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सो ये फोकस था इस पार्ट ऑफ द लेक्चर का कि हम पहले फॉरवर्ड चेकिंग चेक करें, ठीक है, और उसके बाद क्या करें, फॉरवर्ड चेकिंग के बाद देखें कि
उसमें क्या मसला आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद हमें पता चल जाता है। तो हम इन्फ्रेंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कि जिसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। नोड कंसिस्टेंसी और पाथ कंसिस्टेंसी। नोड कंसिस्टेंसी हम देखा कि नोड की जो वैल्यू है, ठीक है, या नोड अपने डोमेन के साथ, वेरिएबल अपने डोमेन के साथ कंसिस्टेंट होगी। जो कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगी हुई कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, जो कि नॉर्मली कौन सी वैल्यू असाइन होगी किसी वेरिएबल को, इस टाइप कंस्ट्रेंट को हम नोड कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो किसी भी उसका जो डोमेन है, वो उस वेरिएबल के ऊपर कोई भी जो यूनिक कंस्ट्रेंट है उसको वायलेट ना करें। आर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक्स की जो कोई भी नोड एक्स या कोई भी वेरिएबल एक्स के लिए जो वैल्यूज़ हैं, उसके लिए एक वैलिड वैल्यू उसके नेबर वाई में मौजूद होनी चाहिए, तभी आर कंसिस्टेंट होगा। और उसके लिए हमने एल्गोरिथम देखा एसी कि कैसे ये आर कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया जाता है। पाथ कंसिस्टेंसी, समटाइम्स आर कंसिस्टेंसी होने के बावजूद सोल्यूशन नहीं आएगा, तो फिर उन केस में हमने पाथ कंसिस्टेंसी, अगर फिर भी नहीं है तो फिर हमने के कंसिस्टेंसी की तरफ जाके सोल्यूशन देखना है, ठीक है। सो दैट इज़